चैप्टर 7 से स्टार्ट कर रहे हैं। ये इसमें से देखो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आते हैं एग्जाम में, इसलिए इस पार्ट को काफ़ी ध्यान से और सीरियसली पढ़िएगा। तो चैप्टर 7 सी जो है वो आपके कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड एंड देयर सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव नेचर्स के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, दो आवाज़ों के बीच में आप कैसे डिफरेंस करेंगे। जैसे मेरी और आपकी आवाज़ है तो दोनों आवाज़ अलग अलग पहचानी जाती है, इसकी क्या फैक्टर्स होते हैं इसके बारे में यहाँ पर विस्तार पूर्वक चर्चा होगी। ठीक है। तो दो साउंड को डिस्टिंग्विश करने के लिए हम तीन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पर रिले करते हैं। वो तीन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हैं? एक है लाउडनेस, दूसरा है पिच और श्रिलनेस, और तीसरा है क्वालिटी और टिम्बर। इसके बाद आपके स्क्रीन पर उभर कर आ रहा है एक सेटअप। इस सेटअप में ये है कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप। ये एक सीआरओ ट्यूब होती है जिसके अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल कर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू किसी पर्दे पर स्ट्राइक करते हैं। ये आपके बियॉन्ड द स्कोप की बात है, इसको जाने दीजिए। बहरहाल इससे जो कुछ भी हो रहा है वो इस माइक्रोफोन में निकल रहा है। हम वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क, इस ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट कराएंगे, इससे भी जो भी साउंड प्रोड्यूस होगा वो इस माइक्रोफोन के थ्रू होता हुआ इस सीआरओ में जाएगा, और इसका जो कुछ भी रिजल्ट होगा, यानी वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क से प्रोड्यूस होने वाले साउंड से जो वेव बनेगी, साउंड वेव जो बनेगी, उस वेव को पढ़ने के लिए हम कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो आपको दिया हुआ है, चलिए मैं इसको एक बार फिर से आपके लिए बना देता हूँ। साइन वेव फॉर्म जो होता है बेटा, वो वेव को हम यूजुअली यूं ही दिखाते हैं। अब हमें यही पढ़ना है इसके अंदर, ठीक है। ये ट्यूनिंग फॉर्क है, तो ये एक्सपेरिमेंट का तरीका है और ये इसका आउटपुट है, ठीक। ये इसका आउटपुट है, इसी आउटपुट के बारे में हम जानेंगे यहाँ पर। तो जो हमारा सबसे पहला टर्म है लाउडनेस, बेटा आप चाहें तो इसको नोट करें और चाहे तो रहने दें, ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसके आगे अब हम लाउडनेस को एक्सप्लेन करने आ रहे हैं। तो व्हाइट बोर्ड को पॉज कीजिए और इसे नोट कीजिए। आप जानते हैं हम शुरू से ही एक सिस्टमेटिक वे में चलते हैं, तो वो हमारा सिस्टमेटिक वे है। इस सिस्टमेटिक वे में आपका पहला जो टर्म है लाउडनेस। पहले हम लाउडनेस की चर्चा करेंगे। व्हाट इज लाउडनेस? लाउडनेस क्या है? लाउडनेस, तो लाउड का मतलब होता है तेज साउंड, यही आपने डिक्शनरी में पढ़ा है। इट इज द कैरेक्टरिस्टिक बाय वर्च्यू ऑफ विच इट इज द कैरेक्टरिस्टिक by virtue of which a loud sound, by virtue of which a loud sound can be distinguished from a faint one। मतलब मिमियाती हुई बकरी की आवाज को और शेर की दहाड़ को आप कैसे कैरेक्टरिस्टिक करेंगे? उसकी लाउडनेस से। बकरी मिमियाएगी और शेर दहाड़ेगा, पक्की बात। क्या दहाड़ेगा? शेर दहाड़ेगा। कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अ फेंट वन, बोथ हैविंग द सेम पिच एंड क्वालिटी। फेंट वन, बोथ हैविंग सेम पिच एंड क्वालिटी। अब देखो, किसी भी वेव को डिस्क्राइब करने का एक तरीका ये है कि वाई एक्सिस पर आप डिस्प्लेसमेंट ले लें और एक्स एक्सिस पर आप टाइम ले लें, ठीक है। अब मान लीजिए एक टाइम इंटरवल बना लेते हैं। ये डॉटेड लाइन टाइम इंटरवल है इसके लिए भी, और ठीक ये इसके लिए भी। इससे आपको बेटर समझ में आ जाएगा। और ये देखिए, ये हमने टाइम इंटरवल डिसाइड कर दिया है, ठीक। अब जब ये डिस्प्लेसमेंट जो है बेटा, ये पार्टिकल वाइब्रेट या ऑक्सीलेट कर रहे हैं, उसके डिस्प्लेसमेंट और टाइम के बीच में खींचा गया ग्राफ है डिस्प्लेसमेंट। ये दो ग्राफ हैं,
क्योंकि कि हमें एक लाउड साउंड और एक फेंट साउंड के बीच में फर्क करना है। ठीक है, क्या करना है, हमें फर्क करना है। तो एक स्मॉल एम्पलीट्यूड, देखिए ये आपने एक वेव पैटर्न बनाया, ये देखिए, और ये स्मॉल एम्पलीट्यूड का साउंड है। क्या है ये? स्मॉल एम्पलीट्यूड का साउंड है। और एक ये लार्ज एम्पलीट्यूड का साउंड है। दो साउंड हो गया। इसका क्या है? ये लार्ज एम्पलीट्यूड है। ये क्या है बेटा? लार्ज एम्पलीट्यूड। और ये क्या है? स्मॉल एम्पलीट्यूड। क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप फिगर आउट कर रहा हूं, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा जब आप फाइनल फिगर देखेंगे। तो अब इन दोनों की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड सेम है, क्योंकि हमने टाइम इंटरवल सेम ले रखा है। लेकिन फर्क किस बात का है? एक का एम्पलीट्यूड देखिए और दूसरे का एम्पलीट्यूड देखिए। दोनों के एम्पलीट्यूड में बहुत फर्क है। तो इन दो ग्राफ से हमें क्या समझ में आता है? ये दोनों ग्राफ दो साउंड के लिए लिए गए हैं। ये मान लीजिए बकरी की मिमियाहट है और ये शेर की दहाड़ है, क्योंकि शेर की दहाड़ में लार्ज एम्पलीट्यूड होगा और बकरी की मिमियाहट में स्मॉल एम्पलीट्यूड होगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि फ्रॉम द ग्राफ वी ऑब्जर्व दैट अ लार्ज साउंड हैव द लार्ज एम्पलीट्यूड, सॉरी, अ लाउड साउंड हैव द लार्ज एम्पलीट्यूड। The loud sound have the large amplitude. उसका एम्पलीट्यूड लार्ज होगा, लार्ज एम्पलीट्यूड रखेगा। लाउड साउंड जो रहेगा उसका एम्पलीट्यूड लार्ज होगा। उसी तरीके से जैसे आप एक गिटार लीजिए, गिटार के एक वायर को आप हल्के से प्रेस कीजिए, तो फिर जो वेव जनरेट होगी उसका एम्पलीट्यूड कम होगा, क्योंकि वो फेंट साउंड होगा। और उसी स्ट्रिंग को आप कस के मार दीजिए, तो फिर आप आवाज की तड़पड़ाहट देखिए, तड़कती हुई आवाज आपको सुनाई देगी, तो वो लाउड साउंड है। ये जब आप चिल्लाते हैं तो वो लाउड साउंड है, और जब आप कान में खुजुर फुजुर करते हैं तो वो फेंट वन होता है। तो फेंट साउंड का एम्पलीट्यूड कम होता है, लाउड साउंड का एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। लाउड साउंड का एम्पलीट्यूड ज्यादा होता है। लाउडनेस ऑफ दिस साउंड डिपेंड्स ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। यहां पर एक बात बहुत साफ साफ है इस पूरे डिस्कशन से, कि लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स अपॉन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। Larger the amplitude, greater will be the loudness. Larger the amplitude, greater will be the loudness. तो दो साउंड जिनकी सेम फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड हो, उनकी लाउडनेस से हम पता कर सकते हैं कि उनके एम्पलीट्यूड से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा साउंड फेंट होगा और कौन सा साउंड लाउड होगा। लाउड साउंड का एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा और फेंट साउंड का एम्पलीट्यूड कम होगा। तो ये सीआरओ में पढ़ा जा सकता है, कैथोड रे ऑक्सिलोस्कोप में। ठीक है, इसे भी नोट कर डालिए। लाउडनेस को बहुत अच्छा समझने के लिए हमें एक और टेक्निकल टर्म के बारे में जानना चाहिए, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी और कुछ नहीं, एनर्जी ही है, बस कन्फाइंड एरिया की एनर्जी होती है। इंटेंसिटी क्या होती है? होती एनर्जी है, लेकिन कन्फाइंड एरिया की एनर्जी होती है। द इंटेंसिटी ऑफ, अब बेटा देखो यहाँ पर हमने साउंड वेव के लिए रिस्ट्रिक्ट कर दिया, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि आप और किसी वेव के लिए इंटेंसिटी डिफाइन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है। बहरहाल आपका टॉपिक ऑफ कंसर्न, चूंकि यहाँ पे साउंड वेव है तो हम साउंड वेव के ही टर्म्स में बात कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको साउंड वेव के लिए डिफाइन किया। लेकिन ये किसी भी वेव के लिए एक जनरल टर्म है इंटेंसिटी। इंटेंसिटी क्या होती है? बस इतना से याद रखो, एनर्जी फॉलिंग पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। तो एनर्जी पर सेकेंड क्या होता है? वो वॉट होता है, और पर यूनिट एरिया मीटर स्क्वायर। तो उसकी एसआई यूनिट क्या बनी? वाट पर मीटर स्क्वायर। इसकी एसआई यूनिट बन गई। द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव एट अ पॉइंट ऑफ मीडियम इज द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग पर सेकेंड नॉर्मली थ्रू अ यूनिट एरिया एट दैट पॉइंट। मैंने आपसे पहले ही कहा
जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज आपको मैं समझा भी दे रहा हूं, क्या कि इंटेंसिटी क्या होती है बेटा, एनर्जी होती है। एनर्जी जो कि एक कन्फाइंड एरिया से पर सेकंड पास करे तो उसे हम इंटेंसिटी कहने लग जाते हैं। क्या कहने लग जाते हैं, इंटेंसिटी। तो एनर्जी एक वाइड टर्म है, इंटेंसिटी एक कन्फाइंड टर्म है, लेकिन इंटेंसिटी भी एनर्जी ही है। जैसे सूरज की रोशनी जाड़े में आपको लेस इंटेंस दिखती है, वही 12 बजे दिन में आप दिसंबर और जनवरी के महीने में सूरज का इंतजार करते हैं कि सूरज, क्योंकि उस वक्त आपको कम इंटेंस लगता है, ठंड हो रही होती है, वही गर्मी में 12 बजे आप सूरज के सामने खड़े हो जाइए तो हाई इंटेंस है। एनर्जी तब भी थी, एनर्जी तब भी है, लेकिन इंटेंसिटी का फर्क आ गया। ठीक है, तो एनर्जी पर यूनिट एरिया पासिंग नॉर्मली। अच्छा, इसकी वजह भी ज्योग्राफी से पूछ के देख लो। सूरज तिरछा हो चुका होता है जाड़ों में, तो इंडिया से जब रेस बाहर जाती हैं, अरे सॉरी सन रेस हैं, तो वो ऐसे इंक्लाइन होकर जाती हैं, और जबकि उस समय ऐसे गिर रही होती हैं। तो अब देखो कम एरिया पर कम, अरे ज़्यादा एरिया पे कम अमाउंट ऑफ एनर्जी पड़ रही होती है, इसीलिए हमारे नॉर्दर्न इंडियन पार्ट में ठंड ज़्यादा हो रही होती है। तो इंटेंसिटी के बारे में चाहूँ तो मैं बहुत सारी बातें कर सकता हूँ, लेकिन यहाँ ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर एक नोट करने वाली बात यह है कि ग्रेटर द एनर्जी कैरिड बाय अ साउंड वेव, ग्रेटर इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव। ये यार नेचुरल सी बात है। जितनी ज़्यादा तेज चिल्लाओगे, उतना ज़्यादा हालत फाड़ोगे, उतना ज़्यादा आपके पास एनर्जी आप लॉस करोगे। जितनी ज़्यादा एनर्जी लॉस करोगे, इतना इंटेंस साउंड आपका होगा। अब इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव किस पे डिपेंड करती है इस एयर के अंदर, ये एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस के स्क्वायर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, यानी इंटेंसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड ए स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी के पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी एंड I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। इन चार फैक्टर्स पर इंटेंसिटी डिपेंड करती है। इंटेंसिटी का टर्म इसलिए हमें समझना है क्योंकि हमें सब्जेक्टिव नेचर ऑफ लाउडनेस एंड ऑब्जेक्टिव नेचर ऑफ इंटेंसिटी को समझना है। तो पहला टर्म था लाउडनेस। लाउडनेस आप समझ गए। लाउडनेस कैसे डिस्टिंग्विश की जाती है, दो साउंड, एक लाउड है तो उसका एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, एक फेंट है तो उसका एम्पलीट्यूड कम होगा। लाउड साउंड की एनर्जी ज्यादा होगी, फेंट साउंड की एनर्जी कम होगी। लाउड साउंड की इंटेंसिटी ज्यादा होगी, फेंट साउंड की इंटेंसिटी कम होगी। तो इस तरीके से हम लाउडनेस को अल्टीमेटली इंटेंसिटी के टर्म्स में समझेंगे। यही इसका सब्जेक्टिव और नेचर है, और यही ऑब्जेक्टिव है इंटेंसिटी का। तो भाई अगर इंटेंसिटी को एक्सप्लेन कर ले गए तो फिर आप साउंड की लाउडनेस को भी एक्सप्लेन कर ले जाएंगे। कृपया वीडियो को पॉज करें और इसे नोट करें। ये अगर हम व्हाइट बोर्ड को बिना लिखे एक्सप्लेन करते तो काफी टाइम लग जाता है, इसीलिए मैंने एक आइडिया लगाया कि पहले चीजों को लिख ली जो हमें आपको नोट करवाना है और एक्सप्लेन करना है। देखो, सब्जेक्टिव नेचर ऑफ लाउडनेस एंड ऑब्जेक्टिव नेचर ऑफ इंटेंसिटी को डिस्कस करने के लिए हमें यह समझना होगा, द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी, दैट इज द एनर्जी कन्वेड बाय द साउंड वेव नियर द ईयर ड्रम ऑफ द लिसनर एंड द सेंसिटिविटी ऑफ द ईयर्स ऑफ लिसनर। दो चीजों पर लाउडनेस डिपेंड करती है। अब आप किसी के कान में घुस के चिल्लाइए तो बात कुछ और हो जाएगी, और धीरे धीरे बोलिए तो बात कुछ और हो जाएगी। इसका मतलब जोर से चिल्लाया, इंटेंस साउंड प्रोड्यूस किया, धीरे धीरे बात की, कम प्लीजेंट साउंड प्रोड्यूस किया, तो इंटेंसिटी है ना। और दूसरी बात ये कि अब सुनने वाले के कान में अगर खूट हुआ तो फिर वो आपकी धीरे वाली आवाज को सुन ही नहीं पाएगा, और जो आपने तेज बोला है वो भी उसको बहुत धीरे धीरे सुनाई देगा। यानी दो फैक्टर हैं, एक फैक्टर नहीं है, दो फैक्टर। एक इंटेंसिटी का फैक्टर है और एक लिसनर का भी अपना प्रॉब्लम। भाई आप मान लीजिए कि आप खूब तेज चिल्ला रहे हैं, लेकिन मैंने अपने कान में रुई लगा रखी, तो जब मैंने रुई लगा रखी तो आप धीरे बोलो या तेज बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। यही लाउडनेस का सब्जेक्टिव नेचर है। ये पर्सन टू पर्सन इस तरीके से भी वैरी कर सकता है, यानी सेंसिटिविटी ऑफ ईयर ड्रम ऑफ अ पर्सन, सुनने वाले की अपनी कैपेबिलिटी ईयर ड्रम की क्या है। जैसे आप अगर एक डॉग की बात करें या एक बैट की बात करें तो वो खतरे को बहुत दूर से भांपते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अल्ट्रासोनिक साउंड जो कि आपको नहीं सुनाई देती है वो सुनाई देती है। इंफ्रासोनिक साउंड उनको सुनाई देती है, आपको नहीं सुनाई देती है। क्यों? क्योंकि आपका ईयर ड्रम उसके लिए सेंसिटिव नहीं है। तो ये हुआ सब्जेक्टिव नेचर।
और इंटेंसिटी चूंकि एक मेजरेबल क्वांटिटी, मेजरेबल इसलिए कि जैसे हम तेज तेज चिल्लाएं तो हमारी इंटेंस साउंड निकलेगी, हम धीरे धीरे बात करें तो हमारी लेस इंटेंस साउंड निकलेगी। तो इंटेंसिटी ऑब्जेक्टिव नेचर की जो मेजरेबल है, ठीक है। अब आइए जो मुझे मफहूम था वो तो मैंने समझा दिया। तो लाउडनेस ऑफ द साउंड ऑफ ए गिवन इंटेंसिटी मे अपीयर टू बी द डिफरेंट लाउडनेस टू द डिफरेंट पर्सन। देखिए ये फैक्टर यहाँ पे लिख दिया गया। अब एक साफ कान वाला और एक खूंट से भरे कान वाले को सेम लाउडनेस का साउंड जो है, सेम गिवन इंटेंसिटी का साउंड जो है वो डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। अब ये भी हो सकता है कि दो साउंड जिनकी इंटेंसिटी सेम हो लेकिन फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट हो, तो उनकी लाउडनेस फिर डिफरेंस हो जाएगी। ये तो मैंने आपको पहले ही बताया कि लाउडनेस को मेजर करने के लिए आपका फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड दोनों सेम होना चाहिए। लेकिन अब आप एक ऐसी सिचुएशन को भी नजर करें, ध्यान दें, जिसमें लाउडनेस दो साउंड हैं जिनके इंटेंसिटी तो सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसीज डिफरेंट। इंटेंसिटी सेम होने का मतलब यार एनर्जी दोनों की सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी डिफर है, तो मे डिफर इन लाउडनेस इवन टू द सेम लिसनर। अब वही दो साउंड जिनके इंटेंसिटी सेम है और फ्रीक्वेंसी डिफरेंट है, सेम लिसनर को आप सुना रहे हो। किसको सुना रहे हो? सेम लिसनर को आप सुना रहे हो। तो बिकॉज ऑफ द सेंसिटिविटी ऑफ ईयर्स ऑफ ए पर्सन इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट फ्रीक्वेंसी। अब ये वो दो गिवन इंटेंसिटी के दो साउंड डिस्टिंक्टली अलग अलग सुनाई देंगे सेम पर्सन को बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसी, बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंसी। उसके बाद ये कहा जाता है तो फॉर अ साउंड वेव लाउडनेस हैज द सब्जेक्टिव नेचर। सब्जेक्टिव नेचर का मतलब ये हुआ कि लाउडनेस पर्सन टू पर्सन वेरी करती है, लाउडनेस पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। और जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी एक मेजरेबल क्वांटिटी है और वो हैज एन ऑब्जेक्टिव नेचर। उसका नेचर कैसा है? ऑब्जेक्टिव है भाई, वो लिसनर पर डिपेंड नहीं करती। इंटेंसिटी ऑफ साउंड लिसनर पर डिपेंड नहीं करती, जबकि लाउडनेस पर्सन पे, लिसनर पे डिपेंड करती है। इसलिए लिसनर का लाउडनेस का नेचर सब्जेक्टिव हुआ और इंटेंसिटी का नेचर ऑब्जेक्टिव हुआ। ये मेजरेबल क्वांटिटी है, इसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। सब्जेक्टिव नेचर यार हम हर आदमी के कान में घुस के खूब थोड़ी साफ करने लगेंगे, भैया तुम साउंड को सुनने लग जाओ। तो ये सब्जेक्टिव नेचर हुआ। ये आप वीडियो को पॉज कर इसको भी नोट कर लीजिए। अगला टॉपिक हमारा फैक्टर्स ऑन विच द लाउडनेस ऑफ द साउंड डिपेंड्स, वो हम कर देते हैं।